नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देश के करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का आज जन्म दिवस है और उनके इस जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए एक किसान नेता के रूप में और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं एक और प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक परिस्थिति को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, पीवी नरसिम्हा राव, उनकी आज पुण्यतिथि है। पीवी नरसिम्हा राव को भी बहुत बहुत नमन और कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ये दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की आज बात है। एक का जन्मदिन है जिनके नाम पर हम किसान दिवस मनाते हैं और दूसरे की पुण्यतिथि है पीवी नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे नेता थे जो दुनिया में उनकी एक साख थी। विदेश मंत्री के रूप में, भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में एक अच्छे खासे वो आर्थिक जानकार भी थे और पहली बार 1991 में उन्होंने भारत के दरवाजे ग्लोबलाइजेशन के लिए खोले और उसी आर्थिक नीति पर चलती हुई आज भी सरकारें 5 मिलियन इकोनॉमी का दावा भी करती हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव ने जिस तरीके से जो संविधान या नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थीं उनमें आमूलचूल परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। तो भारतीय राजनीति की दो जो माइलस्टोन हैं, इनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। इसके इतर हम बात करेंगे किसानों की। किसान कहीं ना कहीं अपने उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज भी किसान तमाम जगह धरना प्रदर्शन और अपने हक हकूक़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन किसान कहाँ खड़ा है? चौधरी चरण सिंह ने खुद कहा था, किसान गरीब है तो भारत अमीर कैसे हो सकता है? आज चौधरी साहब के इसी सवाल को हम मंथन में रखेंगे। किसान गरीब तो भारत अमीर कैसे? आज सवाल बड़ा मौजू है कि अगर किसान गरीब है, बुरी स्थिति में है, तो फिर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे जाएंगे? भारत अमीर कैसे होगा? ये चौधरी चरण सिंह ये सवाल उठा गया और मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को पिछले दिनों भारत रत्न दिया। सरकार निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि ऐसे किसान नेता को उन्होंने सम्मान दिया जिन्होंने भारत के किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की कोशिश की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब बिगुल फूंक रहे थे इंदिरा गांधी की जो व्यक्तिवादी अधिनायकवादी राजनीति के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे, उबाल था, ऐसे में जिन नेताओं ने पूरी हिंदी पट्टी में उस आंदोलन को आत्मस्फूर्ति के साथ खड़ा किया, उनमें चंद्रशेखर, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ चौधरी साहब सबसे बड़ा नाम थे। हमारे आसपास के तमाम लोग जो चौधरी साहब से वाकिफ़ थे, अगर उनकी कहानियाँ, तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं या वो समय जो युवा रहे होंगे, आज प्रौढ़ हैं या बुजुर्ग हैं, वो भी चौधरी साहब की कहानियाँ बताया करते थे। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भेष बदल कर, कभी मजदूर का, कभी रिक्शे वाले का रूप बनाकर बतौर प्रधानमंत्री वो बीच में चले जाया करते थे और नब्ज टटोलते थे कि वास्तव में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हो क्या रहा है। एक ऐसे नेता का आज जन्मदिन है और पूरे देश ने इस जन्मदिन को मनाया है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, तमाम नेताओं ने चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दी और नरसिम्हा राव को भी, प्रधानमंत्री और जो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख रूप से हैं, उन्होंने भी दोनों प्रधानमंत्रियों को याद किया।
तो कुल मिलाकर अगर स्थिति परिस्थिति यही है कि चौधरी साहब की जो राजनीति रही है वो गांव गरीब और किसानों को लेकर रही है, तो क्या आज के नेता चौधरी साहब के कदमों पर चल रहे हैं, या फिर अगर वो चल रहे हैं तो किसानों को फिर जगह जगह धरना प्रदर्शन और कीलों पर क्यों चलना पड़ रहा है। तमाम ऐसे सवालात हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आज हम मंथन में उठाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जो इमरजेंसी के खिलाफ वो दौर, एक लोकतंत्र की बहाली के लिए चौधरी साहब का वो आंदोलन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत सारी बातें कहती हैं। वो कभी उनके जब वो वित्त मंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर थे, किसान सीधे उनके दफ्तर में घुसकर उनसे तर्क और कुतर्क भी कर लिया करते थे। क्या ऐसे नेता आज भी हैं क्या? और ऐसे तमाम जो नेताओं की हम बात करते हैं, भले ही आज के नेता की परिकल्पना या कल्पना अगर आप करते हैं तो आपके सामने एक लाव लश्कर भौकाल वाला नेता समझ में आता है, लेकिन चौधरी साहब एक ऐसे सीधे साधे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी राजनीति को गांव, गरीब, किसान और अपनी मिट्टी से जोड़े रखा। तो यही बड़ा सवाल है कि क्या भले ही चौधरी साहब को हमने भारत रत्न भारत की सरकार ने दे दिया, लेकिन क्या चौधरी साहब जिन चीज़ों को लेकर चिंतित रहते थे, किसानों को लेकर जो चिंतित रहते थे, उसको लेकर क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को, ये रिपोर्ट से भी एक दिशा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का आज 122वां जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। वहीं आज भारत के एक और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि भी है। पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक जगत के प्रणेता भी कहे जाते हैं। उनकी विरासत ही है जो आज भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ती है। लेकिन इन सब के इतने संघर्षों के बाद भी आज किसान अपने अधिकारों के लिए रो रहा है। आज किसान कहीं ना कहीं अपने उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है जिन अधिकारों के लिए इन प्रणेताओं ने बेतोड़ संघर्ष किया था। किसानों के लिए सरकार क्या करने की बात करती है और विपक्ष का क्या कहना होता है, ये भी सुनिए। हमें लागत को कम करने के लिए विष मुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमारी धरती माता, हम इसको मां कहते हैं, लेकिन मां की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक तो तकनीक अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन और भी अन्य तकनीक आ चुकी है। कम पानी में अच्छा उत्पादन। दूसरा, प्राकृतिक खेती, गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ जो अन्न उत्पादन होगा वह किसी भी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर से कम नहीं होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में लगभग 1.25 लाख एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती इस समय वर्तमान में हो रही है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बात हम लोगों ने बहुत पुरानी पढ़ी भी है, देखी भी और समझी भी है। रामायण में भी रावण तानाशाह था, वो राजा था। महाभारत में भी कंस और दुर्योधन राजा था, वो तानाशाह था। हम लोगों ने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। अंततः तानाशाह को जाना ही पड़ता है। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा
तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता ही नहीं लगेगा। कुल मिलाकर राजनेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं और किसान आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। बातें बड़ी बड़ी भले ही हों, पर ढाके तीन पात के बराबर हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। किसान गरीब तो भारत अमीर कैसे? चौधरी साहब के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विनोद आनंद, सदस्य एमएसपी कमेटी, बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं इस देश के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ऋषभदेव सिंह युवा पत्रकार हैं और कृषि को लेकर बहुत काम किया है। कृषि की तमाम जो खेती, किसानी, सहकारिता, इसको लेकर ऋषभदेव का एक काफ़ी समय से काम है। बहुत स्वागत ऋषभदेव सिंह आपका इस कार्यक्रम में। अभिषेक प्रताप सिंह कृषि वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, युवा वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, आपका भी बहुत स्वागत। अजीत सिंह दौला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सभी का, बहुत धन्यवाद, आभार। चूंकि चौधरी साहब के कथन से ही हमने इस कार्यक्रम की संरचना और इसका निर्माण किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसी से अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। सीधे रुख विनोद आनंद की तरफ। विनोद आनंद जी, चौधरी साहब ने कहा था कि जब किसान गरीब तो भारत अमीर कैसे हो सकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम कल्पना कर सकते हैं, अच्छी बात है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। लेकिन आज चौधरी साहब का जन्मदिन है और पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि। अपने अपने क्षेत्र के दोनों महारथी प्रधानमंत्री रहे हैं। आर्थिक सुधारों को लेकर अगर बात की जाए तो पीवी नरसिम्हा राव ने इस भारत में आर्थिक सुधारों की नींव डाली और चौधरी साहब ने किसानों के लिए काम किया। तो चौधरी साहब के इस कथन को कैसे आप जमीन पर उतरते देख रहे हैं? उतर भी रहा कि नहीं उतर रहा है? कितना समय लगेगा? किसान की हालत कैसे सुधरेगी? बहुत सारे सवाल हैं। विनोद आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब कि आज के दिन आपने ये कार्यक्रम रखा और दोनों चीजों को जोड़ा, जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम और चौधरी साहब का जो एक चिंतन था गांव की व्यवस्था को लेकर और किसान की व्यवस्था को लेकर के। देखिए, ये जो दौर है ये दूसरा है। इस दौर में 1,09,000 करोड़ रुपए बायो इथेनॉल के माध्यम से किसानों को दे दिए गए और इस दौर में जो गांव की सफाई की व्यवस्था हो रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस की व्यवस्था हो रही है। इस दौर में एक अल्टरनेट इनकम का एक रास्ता बनाया गया है। यह महसूस कर लिया गया कि अगर हम सीरियल्स के या फिर भाव बढ़ाएंगे इनका, जो हमारे बहुत सारे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कमोडिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार अचानक से इन्फ्लेशन या इस तरह की समस्या आएगी जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न होगी। ये दौर उसका भी है कि जो किसानोन्मुखी जितनी जैसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पैक्स टू अपेक्स की बातचीत हो रही है, ये दौर ऐसा भी है जिसमें आज चौधरी चरण साहब काफ़ी खुश होते, चौधरी साहब, कि 2.5 लाख हमारे सारे पंचायतों में पैक्स की एक कवायद जारी है, 3 टियर क्रेडिट स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ में जो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी का एक बड़ा नेटवर्क था, जहां जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बिहार झारखंड से, वहां पे एक बड़ी एक ऐसी रूपरेखा थी। जी, मुझे लगता है विनोद आनंद का नेटवर्क गड़बड़ा गया है, कुछ उनका नेटवर्क ठीक किया जाए। अभिषेक प्रताप सिंह की तरफ जाएंगे। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, विनोद आनंद एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री ने किसानों के उत्थान के लिए बनाई है और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सलाहकार हैं। बहुत सारे एसपीओ तमाम उसके जरिए विनोद आनंद काम करते हैं। इस देश में एक अपर लेवल का जो एक प्रबंधन है उससे वो जुड़े हुए हैं, सरकार के जो जिस तरीके से काम करती है। अभी बड़ी आंदोलन हुआ था, तो इन सारी चीजों को एक दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ जो कृषि विकास की रूपरेखा रखी गई वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा केंद्रित रखी गई। तो ये दूसरा दौर है जब ईस्टर्न इंडिया में भी उस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। आज मक्के की खेती जितनी होती है और उनकी खरीदारी की व्यवस्था, खास करके जो इथेनॉल के प्लांट लगाने की बातचीत हो रही है और इतनी सारी चीजें हो रही है,
तो मुझे लगता नहीं है कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो सरकार बना रही है उसमें वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ये अभी तो पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि ये विकास की गति नीचे से ऊपर जा रही है। तो बड़ा अच्छा दौर है और चौधरी साहब के हम लोग आगाज जयंती के दिन काफी इस बात को याद कर रहे हैं। और इन दोनों का जो सम्मिश्रण जो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, कृषि सुधार और खास करके जो एक आर्थिक जगत में नया सुधार आया था, इन दोनों की जो व्यवस्था नई बनी है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है दुर्गेश जी। बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए विनोद आनंद जी। मैं अगले जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह युवा वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, आपकी तरफ रुख करूंगा। विनोद आनंद को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें अब बदलाव हो रहा है कृषि में, तमाम चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एकदम फसलों का रेट बढ़ गया तो बड़ा इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी। तो साइड में कोई ना कोई किसानों के लिए ऐसी चीज़ें करी जा रही सरकार के जरिए ताकि उनका जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति वो सुधरे। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि विष मुक्त खेती और लागत कम, ये दो बड़ी चुनौती हैं वैज्ञानिकों के लिए भी, और जो विनोद आनंद जैसे लोग जो प्लानिंग से जुड़े हुए हैं इनके लिए भी, और आम किसान के लिए भी। लगातार एक जो किसान को तमाम चीज़ें, जैसे ट्रेनिंग की बात हो रही, योगी जी कह रहे हैं ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभिषेक प्रताप सिंह, आप ज़मीन पर क्या ये देख पा रहे हैं कि विष मुक्त खेती, पहले तो हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध हमने रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया, अब अचानक ये काम क्या चुटकियों में हो जाएगा क्या? जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई विष मुक्त खेती है, 1.25 लाख एकड़ हम क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो इसमें कितनी चुनौतियां देखते हैं, जमीन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं? चूंकि आप तमाम किसानों से संपर्क में रहते हैं, तमाम कंसल्टेंट हैं, तमाम जो बड़े किसानों के भी आप। अभिषेक प्रताप सिंह। डॉक्टर अभिषेक अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सर नमस्कार। आप लोगों ने सबसे पहले मैं बात, आज किसान दिवस का अवसर है, इस वजह से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, अपने सभी किसान भाइयों को। किसान की उन्नति हमारे देश की प्रगति है। जय जवान जय किसान, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जहां तक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने बताया कि उन्होंने जिक्र किया विषमुक्त खेती या जैविक खेती, हम कह सकते हैं कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक का एक नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जैसे हम लोगों ने परंपरागत खेती का दौर था, पहले हम लोग परंपरागत खेती हमारे किसान भाई अपनाते थे, विषमुक्त खेती को के रूप में कहा जा सकता है। और आज के दौर में उन्होंने इतना पेस्टिसाइड, इतना हार्डवेयर, इतना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर चुके हैं वो, कि हमारी खेती निर्जीव हो चुकी है, हमारे खेतों में जान नहीं बची है। तो अगर इस तरफ अगर हम रुझान करेंगे तो जैसे जैविक खेती का उपयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे जैसे गोबर की खाद, उन्होंने बोला भगवान जी की गौवंश को बढ़ावा मिलेगा, गोबर की खाद वगैरह अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा। लेकिन ये एक का एक संभव नहीं है, इसमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। किसान इसको इसलिए नहीं अपना पा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या किसान के पास ये आ रही है कि अगर जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहा है तो वो प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। प्रोडक्शन क्या, जब आपको किसान को उपज नहीं मिलेगा तो लेके कहाँ पे जाएगा? सबसे बड़ी समस्या किसान को जो चैलेंज के रूप में उपज आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसान को सुविधाएं तो आराम से मिल जा रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं आप ऑर्गेनिक खेती करिए, आपके जितनी भी है संभावनाएं आपको खरीदा जाएगा, उन चीजों को लिया जाएगा। लेकिन किसान जब तक उत्पादन नहीं पाएगा, किसान उत्पादन के लिए काम करता है। और दूसरी चीज क्या है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इन रिसोर्सों को भी पूरा नहीं कर पा रही। तो ये चीजें इतनी आसानी से संभव नहीं है कि जैसा सरकार कहती है, इसमें समय लगेगा। अभी जैसे कि आपने देखा कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सारी चीजें की है, तो वहां पे क्या स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, सभी के सामने उसका स्पष्ट उदाहरण है। अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने एक श्रीलंका का उदाहरण दिया, इस चर्चा को एक नए डायमेंशन की तरफ आप ले गए, अभी मैं इसका भी जवाब लूंगा। लेकिन जो तमाम सरकारें कह रही, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही, भारत की सरकार कह रही कि खेती की लागत कम हम कर रहे हैं। क्या लागत कम हो रही? क्या हम तो जितने किसानों से बात कर रहे हैं वो कह रहे लागत 2 गुनी 3 गुनी हो गई, आमदनी हो नहीं रही। तो ये बहस कब तक चलती रहेगी? कि आप कह रहे हैं कि हम भी बहुत सारे किसानों के संपर्क में रहते हैं, किसानों से हम लोग वार्ता करते हैं,
कि लागत कहीं भी कम नहीं हो रही। ये एक आंकड़े जरूर सरकार दिखा रही है कि लागत कम होकर दोगुनी करी हो रही है, लेकिन ऐसा अभी तक किसी भी किसानों से ऐसा सुनने में नहीं आया। बहुत सी किसानों से हमारी वार्ता हुई है कि लागत प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक बात है, लागत बढ़ती जा रही है और एक अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर किसान को लेकर अगर दिक्कतें हैं तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुधीर चौहान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के। सुधीर भी जुड़ गए हैं। सुधीर जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप, और किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। अभी दो महत्वपूर्ण मेहमानों से हमारी चर्चा इस संदर्भ में हुई है। हम एक और महत्वपूर्ण मेहमान जो हमारे साथ ऋषभ देव सिंह जुड़े हुए हैं, कृषि पत्रकार हैं, उनसे जरा कुछ और बातचीत कर रहे थे, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ऋषभ देव सिंह, आप लगातार खेती किसानी पर अपनी जो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देते रहे हैं। वास्तव में जो बातें हो रही हैं कि भाई खेती एक लाभ का सौदा, जो हमारी इस चर्चा का विषय ये है कि जब किसान गरीब तो फिर भारत अमीर कैसे होगा। तो ये जो किसान की क्या आर्थिक स्थिति उतनी सुधर रही है जितनी हम परिकल्पना कर रहे हैं, जितनी आंकड़ों में कर रहे हैं? क्योंकि तमाम जो एफपीओ बन रहे हैं, तमाम जो लोग बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिचौलिए बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो सरकार पैसे दे रही वो बिचौलियों में ज़्यादा मुझे लगता है कि इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसानों तक अगर वो बातें पहुंच जाएं या ट्रेनिंग उनको उस तरह की मिल जाए, इस तरह की चीज़ें हमारी जानकारी में आ रही। तो एक कृषि पत्रकार के रूप में आप किसान को कहाँ खड़ा देखते हैं और क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं कि जी जो उसकी लागत कम हो जाए और वो उसको मुनाफा ज़्यादा होने लगे? ऋषभ देव सिंह सर, सबसे पहले जो है किसान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है किसान दिवस है और चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। और देश का जो विधाता है वो असली में किसानी है। और इस तरीके से आपने चर्चा करी कि जो किसान की जो स्थिति क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने किसानों के बीच में ही हम ज़्यादातर रहते हैं। किसानों के बीच में मैंने काफ़ी समय तक एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग भी करी है और अभी भी मैं किसानों के पास जाता हूँ। देखिए, सही मायने में बात की जाए उत्तर प्रदेश की, सही मायने में उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, तो देखिए किसानों की जो स्थिति है, जैसे कि सरकार कह रही है कि आय उनकी दोगुनी कर दी जाएगी, आय उनकी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आय कहीं भी उनकी दोगुनी नहीं है। उनको बहुत ही सफ़र करना पड़ रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा तो जो भी हमारे जो अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा कि जो है लागत बहुत लग रही है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि कृषि में सबसे ज़्यादा किसानों की जो लागत है, किसानों की सबसे ज़्यादा जो किसानी में लग रही है। और जो आय की बात की जाए, आय बहुत ही कम उनको आय देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो किसानों को नहीं मिल पाते हैं। सरकार बहुत से ऐसे योजनाएं लाती है जो सिर्फ उन्हीं किसानों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचता है जो हैं राजनीति से नेताओं के संपर्क में होते हैं या वो राजनीति कर रहे होते हैं। वो किसान उन्हीं तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जो कि एफपीओ की बात की जाए, जो एफपीओ होता है एक जो जगह जगह जो एफपीओ हैं, वो सारे किसान उन एफपीओ का भी लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उसका भी एक सबसे बड़ा आपको बता दूं क्या है कि वो जो एफपीओ है, वो एफपीओ भी जो है वही लोग चला रहे हैं जो बड़ा संगठन अपना बनाए हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से वो जुड़े हुए हैं, अपने आप को किसान नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो वो एफपीओ का जो लाभ है उनको सीधा सीधा मिल रहा है। लेकिन जो असली में जो किसान है, जो खेती कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं भी जो है पूरी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। बहुत सी योजनाएं जो है सरकार देती है, बहुत सी योजनाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन सही मायने में जो लाभ मिलना चाहिए, योजनाओं के बारे में सही जानकारी जो है उनके तक नहीं पहुंच पाती है। ये सबसे बड़ी एक बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को होनी चाहिए। आय की बात की जाती है, आय दुगनी कैसे होगी? किसानों की आय दुगनी जो जैसे मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, तो वो सीधे उनकी एक पीड़ा होती है कि फसल तो काफ़ी होती है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारी सिंचाई में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, सिंचाई करवाई जाती है, खेती को करते हैं और बहुत ज़्यादा फसलों में मेहनत लगती है, लेकिन जो हमको रकम मिलनी चाहिए जब उसको मार्केट में आता है तो वो रकम, हमारी जो लागत लगती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो ये भी जो है देखने को मिलता है। किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की पीड़ा है। और लगातार इस तरीके की जो है हमने खबरें
पब्लिश की हैं, रिपोर्टिंग करी है, तो जो किसानों की सही मायने में बात की जाए और असली किसान, मैं आपको बताऊंगा सर कि असली जो किसान है वो जो बटई पे खेती लेता है वो उसी को कहा जाएगा असली किसान है, और उसको जो है कोई भी योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है, और जहां पर किसान पहले खड़ा था आज भी किसान वहीं पर खड़ा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात ऋषभ देव सिंह ने कही कि वो वास्तव में जो खेतीहर मजदूर हैं, असली काम वो कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति नहीं सुधरी। जो बटाई पर लेते हैं वो बटाईदारों की भी स्थिति, एक जो छोटे छोटे जो किसान हैं उनको लेकर कई तरीके का वर्गीकरण इस देश में। और वास्तव में अगर चौधरी साहब के सपने सच करने हैं तो ग्रास रूट लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, किसानों को वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि एफपीओ हो, चाहे सुविधाएं हो, थ्रेसर हो मुफ्त का, चाहे ट्रैक्टर हो, ये वही लोग झटक लेते हैं जिनका राजनीति में असर है, जो ताकतवर हैं, जो शासन और सत्ता तक पहुंच रखते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। चौधरी साहब की बात बार बार हमारे जहन में घूम रही है और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम चर्चा, इस जो उनकी बात को इस कार्यक्रम में लेकर हम आए हैं कि जब किसान गरीब है तो भारत अमीर कैसे हो सकता है। चौधरी साहब ने सवाल उठाया था और किसानों के लिए काम करने की बात की थी। एक और पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है वो भी लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। किसान को अब जवान के साथ किसान का भी उन्होंने जयकारा लगाया था। तो आप देखिए कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किसानों की बात की है, जवानों की बात की है, नौजवानों की बात की है, आर्थिक सुधारों की बात की है। लेकिन क्या वो चीज़ें हो पाई हैं क्या इतने वर्षों में? बहुत सारे काल आए, अब अमृतकाल चल रहा है, तो क्या अब तक चीज़ें वो हो पाई हैं क्या? मैं बहुत कमेंटेटिव नहीं हूँ इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। हमारे साथ आरएलडी के नेता जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह दौला, उनकी तरफ रुख करेंगे। अजीत सिंह दौला, आपके पास आ रहा हूँ। चौधरी साहब का जो सपना था उसको आप कहाँ तक पूरा होते देखते हैं, या फिर चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, उनका सपना पूरा हो गया? अनम्यूट करिए। चाहूंगा कि आज आप किसान दिवस पे जी, इस देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को आप उनके जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा दिन चुना और बहुत अच्छे मुद्दे पे आप ये चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और ऐसे ही दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश की आर्थिक नीति को एक नई दिशा देने का काम किया, उनके को भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आपने किसानों की जहाँ तक बात की है, चौधरी चरण सिंह जीवन पर्यंत किसानों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उनके जो कार्यक्रम थे, उन्होंने हमेशा ही कहा कि देश की तरक्की का रास्ता गांव और खेतों खलियान से होकर गुजरता है। हमेशा उनका जो फोकस था ग्रामीण भारत पर विशेष था, और किसानी और जो वंचित वर्ग था, जो किसान से खेतीहर मजदूर जुड़ा हुआ था, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। और बड़ा आपने देखा कि आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई, और ये एक कहीं ना कहीं बैंकिंग के रास्ते खोलने का उन्होंने काम किया। और हमेशा वो चाहे वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ उन्होंने बड़ा काम किया, गरीबों को जमीन बांटने का काम चौधरी साहब ने किया। आज हम ये कह सकते हैं कि आज की सरकार ने कम से कम ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह जी को जो पहले ही भारत रत्न की बातें मिल जानी चाहिए थी, वो रत्न थे देश के, उनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से मिला। मैं वर्तमान में ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो काम किया, ये किसानों के हक में काम करने वाले ऐसे महान नेता के सम्मान देने का काम किया, तो ये भी देश के किसानों का सम्मान है। और एक संदेश जाता है कि जो गरीब की, किसानों की, वंचितों की, गांव गरीब के बारे में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक के लोग हैं, तो उनके हक में अगर कोई काम करेगा, सरकार उनको सम्मानित करेगी, तो एक प्रतिस्पर्धा बनती है, एक माहौल बनता है कि उनके विषय में लोग आए।
राजनेता आए उस फील्ड में काम करने के लिए। और ये बात सही है कि अब ये कहा जा सकता है कि उनके कार्यकाल में जब तक वो जिए, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि किस तरह से किसान की हालत में सुधार किया जाए, और बहुत ईमानदार बेदाग छवि के साथ वो जिए, सादा जीवन उनका रहा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बड़ा संघर्ष है। उन्होंने अपने आप को दिखाया कि किस तरह से सादा जीवन में और किस तरह से गरीब किसान की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है, और कैसे ईमानदारी से काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति का पूरा जीवन जीने के बाद में जब उनको देखा, तो आज हम सब लोग उनके कार्यक्रमों को नमन करते हैं, उनकी नीतियों को नमन करते हैं। उन्होंने जो काम किया वो सचमुच बहुत अद्वितीय काम है। ठीक बात है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि वर्तमान में जो सरकार है, अब सरकार उन दिशा में कितनी चल पाई है। अब इस पूरे कार्यकाल को अगर आप देखते हैं, ये बात सही है कि किसानों की हालत में और ज्यादा सुधार आने की जरूरत है। किसान लगातार संघर्ष के रास्ते पर है, और किसान की तस्वीर में जो उम्मीद होनी चाहिए, जो सुधार होने चाहिए, उनमें हमेशा जरूरत रही है और रहती रहेगी। पहली सरकारों ने जितने काम किए, आज की सरकार बहुत काम कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि अगर उनको एक आर्थिक सहयोग देने की बात भी है, तो आज किसान सम्मान निधि के रूप में एक मदद की जा रही है। तो एक सहयोग है, एक उसके साथ खड़ा होने का काम सरकार कर रही है। एमएसपी के आधार पर जो फसलों का जो खरीद थी, जो प्रोक्योरमेंट था, वो रेशियो बढ़ा है। तो किसान का उत्पाद अगर उनको सही रेट पे बिक रहा है, उनको प्राइवेट ट्रेडर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा, तो ये भी एक तरह से मदद है। जो आपने कहा कि भाई उनकी लागत कम हो और उनके मुनाफे ज्यादा बढ़े, सरकार अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा हमेशा ये प्रयास होता है कि जहाँ किसान दुखी हो, जहाँ संकट में हो, उनकी बातों को उठाते हैं। ठीक है, और उन बात, चाहे उत्तर प्रदेश का मैटर हो और चाहे केंद्र का, तो दोनों जगह अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, किसानों का हक में आवाज उठाने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा इशू है। ये एक सरकार, एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का है। और देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। उसकी मजबूती, उसकी जो सफलता, उनकी खेती का, उनका जो मेहनत है, वो मेहनताना उसको मिले, और वो सफलतापूर्वक खेती की तरफ आगे बढ़े। कि देश के खाद्यान्नों को भरने का काम कर रहा है किसान, उसको उत्पादन शक्ति बढ़ी है, लेकिन उसकी पैदावार की कीमत और बढ़े, कि हमेशा उसकी मांग है। और सरकारों को मिलकर, विपक्ष को भी साथ आकर, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है अजीत सिंह धौला कि अब किसान विपक्ष की ही लाइबिलिटी हैं। अक्सर आप देखिए कि किसान को ही अब मान लिया गया किसान विपक्ष में है, किसान कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का आदमी है, किसान समाजवादी पार्टी का आदमी है। किसान को ये मान ही नहीं रहा, कोई दिक्कत तो यही हो रही है। है वो भारत माता का वो प्राणी है जो उसकी तस्वीर को बदलने के रात और दिन काम करता है, जितनी मेहनत करता है, ना रात की पता दिन की पता। किसान की जितना जो संघर्ष है, शायद और कोई तबका उसके सामने नहीं है। ठीक है, मैं संदीप त्रिपाठी की तरफ रुख करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास अजीत सिंह जी, मैं आऊंगा। मैं संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, अभी इस पूरी चर्चा में, चूंकि मुझे नहीं लगता कि आज कोई देश का कोई चैनल इस पर चर्चा कर रहा होगा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा। और चौधरी साहब को शायद एक नमन का कहीं कुछ थोड़ा बहुत चला वला के निकल गए होंगे लोग, मुझे नहीं दिखा सुबह से कि चौधरी साहब को कोई सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े विपक्ष के नेता गए होंगे, उन कार्यक्रमों को कवर के बजाय मीडिया में कोई स्थान नहीं है किसानों का। और आज मैं सुबह से तय करके बैठा था कि आज किसानों की बात करेंगे, और किसानों की बात के बिना देश का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो एक तो सबसे बड़े तो दोषी हम लोग हैं, हम खुद पहले स्वीकार कर लेने कि अगर मीडिया का विमर्श किसान बन जाए तो किसी सरकार या किसी विपक्ष का की हिम्मत नहीं है कि किसानों की बात वो ना सुने। विपक्ष की जहां तक बात है, आप क्या मानते हैं कि पर्याप्त रूप से, जो जैसे अभी आरएलडी के नेता ने कहा, तो क्या पर्याप्त काम किसानों को हो रहे हैं? क्या चौधरी साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था आपकी सरकार क्या नहीं दे सकती थी? क्या एक बड़ा दिल दिखाते आप? ठीक है, पहले आपके साथ थे, बाद में वो आपके विरोधी हुए आपकी पार्टी के, लेकिन एक बड़ा दिल दिखाते हुए दे सकते थे आप भी। संदीप त्रिपाठी, अनम्यूट करिए महाराज। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये विषय चुना। दूसरी बात, आपके माध्यम से
दोनों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात करूंगा। अभी बात आई कि क्या आप दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। चौधरी चरण सिंह जी इस सबसे बहुत ऊपर थे। वो जो है किसी सम्मान के या उसके मोहताज नहीं थे, और जो आज सम्मान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी होशियार पार्टी है। जिसको कुछ नहीं देना होता उसको सम्मान देती है, जिसको कुछ नहीं देना होता उसको सम्मान देती है, और जिसको सब कुछ देना होता है उसको सामने गरियाती है। ये इनकी जो है रणनीति रही है। आरएसएस जो रहा वो कहता है कुछ, करता है कुछ। इनका चाल चरित्र चेहरा सदैव का रहा है। अभी हमारे आरएनडी के साथी हैं, हम सिर्फ इतना एक छोटा सा सवाल है इनसे कि क्या आपको लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उससे आज की जो मौजूदा सरकार है उसमें 1% की जो है आपको दिखता है कि दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है 1% की। जहां 99 की बात नहीं कर रहा हूं, 1% समानता आपको दिखती है अगर आप चौधरी चरण जी को पढ़े होंगे या जानते होंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उनको बहुत नजदीक से मैंने सुना है, देखा तो नहीं है मैंने। हमारे यहाँ के एक लाल बिहारी शुक्ला जी है, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब भी, और जब नहीं थे तब भी वो उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो चौधरी चरण सिंह जी की कहानियां हमने बहुत सुनी है उनके मुंह से। आज भी वो जीवित है और उनका आशीर्वाद रहता है, तो उनके बारे में बहुत कुछ मैंने उनसे सुना है। और उनके पार्टी में वो भी रहते हैं एक्टिव, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है आरएलडी का, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी वो आरएलडी के नजदीक है। लेकिन जो वो बताते हैं उनके बारे में, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उससे 1% इत्तेफाक रखती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज बात आती है स्वामीनाथन कमीशन आया, उसने 201 रिपोर्ट दी, 201 सिफारिश की, 198 सिफारिश साल दर साल यूपीए सरकार लागू की। किसी में 10, किसी में 20, किसी में 3, किसी में 5, ऐसे करके 198 सिफारिश पिछले वो 10 वर्ष में लागू करती है सरकार। 3 सिफारिशें रह गई थी उस स्वामीनाथन कमीशन की। ये आज की मौजूदा सरकार उस सिफारिश को लागू नहीं कर पाती। आरएलडी के साथी को पूछना चाहिए। अब तो आप भाई अंदर हैं, अंदर से ही पूछ लीजिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, उस पे क्या है आपका मत, क्या है। बातें आते हैं लागत की। आज सच्चाई ये है कि किसानों की आमदनी घटी है। बहुत सारी जो है एजेंसियां हैं बताती है आज 27 रुपए एक दिन किसान की आमदनी है सर। और एक बड़ी विडंबना देखिए सर, जो किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते थे, खाद की बोरी से खाद चोरी कर लिए, खादें चोरी कर लिए, और बता रहे हैं किसान को जो है समृद्ध कर रहे हैं। वही आज की मौजूदा सरकार खाद चोरी कर ली। जो कृषि संयंत्रों पर जो और भी संसाधन होते हैं, जो खाद से लेकर बहुत सारी चीजें लगती है, जब जो उस पर आप जीएसटी लगा देते हो, जो कि पहले कर मुक्त होता था। किसान के सारे संयंत्र से लेकर सारा कुछ कर मुक्त होता था। 18% तक जो है उस पर जीएसटी लगा रहे हैं आप। फिर भी आपको ये लगता है आरएनडी के साथी को कि भाई उनकी जयंत चौधरी जी झंडा गाड़ रहे हैं। तो भाई आप झंडा आपको लग रहा होगा, जनता को, किसानों को लग रहा है कि हमको जयंत चौधरी जी गिरवी रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे। और वही जो है कारण है कि आज आप देखिए कि उनके सरकार में होने के बावजूद आज लोग धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर। वो प्रदर्शन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार का हिस्सा आप भी है महोदय, आरएनडी महोदय। आरएनडी पार्टी के जो भी नेता बैठे हैं उस सरकार का हिस्सा आप भी है। वो आपके खिलाफ भी प्रदर्शन है। वो आप सोचिए कि क्यों प्रदर्शन हो रहा है, ये आपको सोचना चाहिए ना। और एक बात मैं कहूंगा, मैं भी किसान का बेटा हूं, जितने भी साथी हैं मोस्टली सब किसान के बेटे होंगे। तो कोई अधिकारी हो, कोई वैज्ञानिक हो, अंततः जो है वो किसान का ही होता है। अभी जो पीढ़ी चल रही है उसमें 80% कोई भी नौकरशाह हो, कोई पत्रकार हो, कोई नेता हो, वो 80% लोग किसान के घर से आते हैं। समस्या सबको पता है, लेकिन जब उस लेवल पर पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं। यही मोदी जी 14 के पहले एक बयान मैंने देखा है, को किसानों को जो है बैठ के
अपनी कैंपेनिंग के समय की बात है, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी ट्रेन चलाएंगे जिसमें टमाटर चलेगा और डायरेक्ट वो रुके 24 घंटे में इस बाजार से उस बाजार पहुंच जाएगा, सब्जी इस बाजार से उस बाजार पहुंच जाएगी। वो ट्रेन पता नहीं कहां चली गई, जो किसानों के लिए चलने वाली थी, मालगाड़ी की बात उन्होंने की थी। तो बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हो भारतीय जनता पार्टी के साथी और आज की मौजूदा सरकार, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते हो। और बुर्गेन जी, हम तो क्या चाहते हैं, अभी जो सरकार बनी है 2022 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम 6 मेगा फूड पार्क बनाएंगे 5 साल में जी। ये अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने किसानों के लिए कहा। अब जब हम भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस के लोगों से पूछते हैं कि भैया एक फूड पार्क का नाम बता दो जिसको बनाना शुरू कर दिया हो, बन गया हो तो बड़ी बात है भाई, 2 वर्ष से ज्यादा आपकी सरकार चल गई, लेकिन आज आप एक फूड पार्क का नाम नहीं बता पा रहे हो जिसको आपने बनाना शुरू कर दिया हो। तो घोर विडंबना है कि आप किसानों को गुमराह करते हो। अब हमने क्या किया हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके माध्यम से दर्शकों के बीच भी ये बात जानी चाहिए। जब हमको सर ये देश मिला तो 90% गरीबी थी, और जो कृषि करने योग्य जमीनें थी, जो आज जमीन है उससे 80% कम जमीनें कृषि योग्य थी। हमने क्या किया सर, भूमि सुधार किया, ऊसर सुधार किया, जमीनी समतलीकरण किया, नहरों को पहुंचाया, हमने डैम बनाए, उसके बाद हम किसानों को जो है सहकारिता लेके आए, सहकारिता से जो है किसानों के माध्यम से किसानों के ही पास जो है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। पशुपालन में हमने काम किया, सहकारिता के माध्यम से बहुत किया। वो चाहे गुजरात की जो भी डेयरी हो, आज वो हमारी ही शुरू की हुई हो, कितनी बड़ी हो गई हो। तो हमने किसानों को समृद्ध करने के लिए अलग अलग चीजें लाई। हमने किसान जो है सनई अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र, जो है धान अनुसंधान केंद्र, जितने भी हमारे अनाज होते हैं, हमने उनको कैसे उसको हम समृद्ध कर सके, कैसे हम ज्यादा उसको उसकी पौष्टिकता और उसकी जो है प्रामाणिकता को बनाए रखकर कैसे उसको हम और सकते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग संस्थान बनाए, जो है बहुत राष्ट्रीय लेवल से लेकर उसके जो है शाखाएं आपको हर जिलों में मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज बता सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके साथी नहीं बता सकते कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसे कोई संदीप भाई, मैं किसान नेता सुधीर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, आप कंप्लीट करिए जल्दी से, मैं सुधीर के पास जाऊंगा क्योंकि समय कम है। मैं आऊंगा विनोद जी, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, आता हूं विनोद जी। एक मजेदार चीज आप समझिए, इनका आया पहला, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको जी। सॉइल टेस्ट के लिए लाए सर, ये स्कीम लेके आए। वो सॉइल टेस्ट पता नहीं सर, पैसा तो खा गए लोग, लेकिन कहीं टेस्ट नहीं हुआ, पैसा खा गए, योजना चली, खूब प्रचार किया। सॉइल टेस्ट में घपला है, बात ठीक कर रहे हो, है घपला। बिल्कुल, मैं ऑथेंटिक, मैं किसान का सर जमीन में रहता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जो है वो वाला नेता नहीं हूँ। मुझे कोई बता रहा था सचिवालय में, कल ही बता रहा था, बल्कि शनिवार को ही कोई बता रहा था उधर कि नहीं है कुछ गड़बड़ हुआ सॉइल टेस्ट में। सुधीर चौहान के पास जाते हैं। संदीप भाई, मैं आऊँगा आपके पास। सुधीर चौहान, चौधरी साहब की पार्टी के जो नेता बैठे वो कह रहे कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो रहा है सरकार में, मैं भी मान के चल रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष में इनका काम ही है बखिया उधेड़ना, तो ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं मेगा फूड पार्क कहाँ चले गए, सॉइल टेस्टिंग कहाँ चली गई, किसानों की बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। भाई अगर इतना ही अच्छा है तो किसान धरने पे क्यों बैठे हैं? सुधीर चौहान जैसे लोग ना जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं? नमस्कार सभी साथियों को, और बड़ा आज पहले किसान दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, कोई भी सरकार है या आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये जो सरकार है हमेशा जीडीपी 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। और सबसे पहले तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से हमारे किसानों के मसीहा चौधरी साहब का इंसेप्शन हुआ और उन्होंने जब चीजें रखी आगे की क्या होना चाहिए। देश की जीडीपी में जब 38% किसानों की सहभागिता थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे जीडीपी का 38% भाग माना जाता था, और आज 2024 में अगर हम जीडीपी की बात करें तो केवल 15 से 16% वो मार्केट का सेगमेंट में रह चुका है। तो सबसे पहले तो ये जो लगातार गिरती हुई जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमेन को इन्होंने एक बिल्कुल बीमार और ऐसी व्यवस्था का जन्म दे दिया है
कि इनको लगता है कि अगर हम किसानों पे इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन साथ ही साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर इनको ये देखना चाहिए कि जब पूरी इकोनॉमी बंद थी, पूरे उद्योग बंद थे, जब मैं कोरोना टाइम की बात कर रहा हूं, तो इनको ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को सस्टेन किया। आज भी अगर हम बात करें, पूरे इकोनॉमी को सस्टेन करने की बात करें या पूरे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप इंडस्ट्री लगा लें, इंडस्ट्री हमेशा रोजगार परक इंडस्ट्री होनी चाहिए। जो भी रोजगार या कोई भी इंडस्ट्री की बात हो, तो सबसे पहले अपने देश का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि 150 करोड़ के देश में लोग को रोजगार की व्यवस्थाएं कैसे पैदा होंगी। बेशक आपने जीडीपी में से 38% से आप 15-16% पे आज कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आ गए, लेकिन आज भी 70% जो डिपेंडेंसी है रोजगार की, वो कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर पर डिपेंड करती है। इनसे कोई पूछने वाला हो, आज के जो भी हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं या जो गवर्नमेंट के इस विभाग को देख रहे हैं, जो कृषि एग्रीकल्चर विभाग को देख रहे हैं, कि आखिर आपने इल्यूजनरी डेटा, जो डेटा को आप रिफाइन करके जब संसद में पेश करते हैं, तो आप इस पे बहस करते हैं, तो आपको कम से कम फैक्ट फिगर तो बता के चलें। जब आप आज भी 70% डिपेंडेंसी जो हमारी किसान की, मजदूर की और रोजगार की अगर आप लेके आते हैं, कृषि आधारित क्षेत्र पे लेके आते हैं, तो क्यों आप बजट में उनके लिए ऐसे प्रोविजन नहीं लेके आते कि भाई कम से कम उन लोगों को वो संबल मिल सके। और जहां तक कॉस्ट की बात है, देखिए किसान के पास है क्या? किसान के पास केवल जमीन है, और जमीन में भी जो मेरे साथी बोल रहे थे, जो बटाईदार लोग हैं, जो रेंट पे जमीन लेकर आते हैं, हमारे देश में जो रेंट पे जमीन लेकर जो लोग कृषि करते हैं वो सबसे ज्यादा लोग हैं। और जो हमारी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई, जिसमें कॉस्ट का, जिसमें मशीनरी की बात हुई, जिसमें मजदूरी की बात हुई, और उन्होंने जमीन की रेंटल कॉस्ट को भी उसमें इंक्लूड करके 82+FL की हम जब बात कर रहे थे, जब उन्होंने सारी कॉस्ट को समाहित किया, तो इनको इतना तो स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी जो कॉस्ट जो किसान के हाथ में ही नहीं है, अगर उस भाग को आप बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनेट होती है हमारी एग्रीकल्चर कॉस्ट के प्राइस को करने के लिए। जहां आप एमआरपी की बात करते हैं और आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, और आज की सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार, मैं आज स्पष्ट बोलूं, संवेदनहीनता क्यों देखती है? जहां सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, एमएसपी के आंदोलन हो या 2013 में जो भूमि अधिग्रहण बिल के आंदोलन हो, देखिए देश में जो सरकारी जमीनें थी, जो वन विभाग की जमीनें थी, जो एलएमसी की जमीनें थी, वो सरकार ने कहीं ना कहीं, जो शत्रु संपत्ति थी, जो सेना की जमीनें थी, वो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट हो चुका है। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 देश में इंप्लीमेंट हो चुका है, और आज जब देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो कम से कम इनको यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। आज ना कहीं कहीं विकास प्राधिकरण के नाम पे, जैसा आपको दुर्गेश जी बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, न्यू नोएडा प्राधिकरण, न्यू ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण की जो टेस्टिमोनियल यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनी हुई है। जब आप 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल है, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सर्किल रेट का 4 गुना, सर्किल रेट का 2 गुना। किसान को यहाँ 2 तरीके से लूटा जा रहा है। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स, जो कभी 30% हुआ करता था, आज वो 25% आ गया। लेकिन जहां भूमि की बात करें या किसानों की बात करें, उनके इक्विपमेंट की बात करें या किसानों की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, कहीं ना कहीं दोगलापन सरकारें कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान सरकार की बात है। अगर चौधरी चरण सिंह के दर्शन की आप बात करें, उन्होंने भी जब बीड़ा उठाया, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बीड़ा उठाया, तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन जो मेरे यहाँ पर अभी आरएलडी के जो नेता बोल रहे थे, चौधरी साहब को एक सम्मान से आप लिमिट ना करें। भारत रत्न मिल जाना चौधरी साहब का सम्मान का एक कोई टोकन नहीं हो सकता। चौधरी साहब हमेशा उस 70% आबादी, मजदूर, किसान और उस लोगों के बिल्कुल दिल में बसते हैं जिन्होंने कहा कि खेत और खलिहान से ही भारत की अर्थव्यवस्था का रास्ता खुलता है। और जब तक चौधरी साहब रहे या जिस सरकार का पार्ट रहे, देखो कांग्रेस सरकार की एक बात को मैं नीति को हमेशा कहूंगा, उन्होंने हमेशा रिफॉर्म पे बात करी, स्वामीनाथन की बात करी, उन्होंने इंसेप्शन करा। जब आपको डिस्कशन करेंगे, आप कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, कहीं ना कहीं उसका आउटपुट निकल के आता है। लगातार उन्होंने 2007 में जो उन्होंने कृषि में आकर उन्होंने जो उन्होंने ऋण माफ करे, एक बार तो कहीं से कहीं ना ये सरकार जब 2014 से 2024 और तीसरे कार्यकाल में है, इन्होंने कहीं ना कहीं जब 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीपतियों के बिल माफ हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान के जो ऋण उन्होंने दिए, क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है इस सरकार द्वारा दी गई कि किसानों को क्रेडिट कार्ड देंगे, 2 लाख रुपए का लोन। मैं बोलता हूं आपको, आप कहीं सर्वे करा लीजिए, आप यहां से गाजियाबाद से निकलकर हापुड़ से मुरादाबाद, बरेली, संभल से निकल के आप शाहजहांपुर तक चले जाइए, सारी खतौनी चेक कर लीजिए, 2 लाख का लोन किसान वापस नहीं कर पा रहा। आज जहां उनकी सिंचाई की बात करें हम, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन, बिजली के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। जहां 12 का बिल 500 रुपए आता था, आज वहां पर मीटर लगाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कृषि को इन्होंने एक कहीं ना कहीं जो बीमारू स्टेज या मार्केट का जो सेगमेंटेशन या जो जीडीपी का सुधीर चौहान, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस चर्चा को
मुझे लगता है कि 1 घंटे का जो मेरा कार्यक्रम उसमें भी समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पूरा समय देने की कोशिश करता हूं वक्ताओं को। विनोद आनंद कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी तरफ आ रहा हूं, चूंकि बहुत सारे जितने बिंदु सुधीर चौहान ने उठाए हैं लगभग विनोद आनंद के इर्द गिर्द हैं वो। मैं आ रहा हूं विनोद आनंद, मैं आपका आ रहा हूं, चूंकि एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं विनोद आनंद। विनोद जी, बहुत सारी चीज़ें, जीडीपी की बात उन्होंने की कि भाई जीडीपी का 15% ही कृषि में रह गया, 38 था, 70% रोजगार पर निर्भर, कृषि पर ही हम लोग निर्भर हैं। बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए सुधीर चौहान ने। दो पॉइंट अगर जोड़ लेते तो बहस की सार्थकता बढ़ जाती है। बोल दीजिए फिर मैं जल्दी से सुधीर को लूंगा, बोलिए। हाँ बिल्कुल। अभी सर बात आई कि जो है महंगाई बढ़ जाएगी अगर हम एमएसपी दे देंगे या किसानों की जो है मूल्यों को बढ़ा देंगे। मैं सिर्फ उन साथी से जिसने भी कहा हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सामान बनाते हैं, वही लुलु माल में जाता है गन्ना हम पैदा करते हैं, और लुलु माल में जाता है छील के वही गन्ना आप जो है 20 रुपए का खरीद सकते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, आप किसी पर्सनल को नहीं कह रहा हूं, जिसने भी कहा हो ये बात मैं उसको बताना चाहता हूं कि वहां पर हमारा हम ही लोग हम यहाँ पैदा करके भेजते हैं, हमारे बच्चे वहां पर ठीक है संदीप जी, थैंक यू। सुधीर 5 सेकंड, फिर मैं विनोद आनंद से जवाब लूंगा। सुधीर 5 सेकंड, बोलो। अब मुझे बोलना है दुर्गेंद्र जी, अब मुझे बोलना है। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। अब मैं बहुत लोगों की सुन चुका, आप लोगों ने सबने मिलजुल करके बखिया उधेड़ दी। ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात। देखिए, किसान राजनीति और किसान आंदोलन दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। किसानों के नाम पर राजनीतिक बिल मत फाड़िए। रही बात एमएसपी की, एमएसपी तो हमको भी चाहिए, मैं बिहार का किसान हूं। किसने मना किया था आपको देने के लिए? कब? क्यों उस पर बहस क्यों नहीं की? आप 2 चावल की वैरायटी पे सिर्फ एमएसपी दीजिएगा और फिर आप कहिएगा कि मैं आंदोलन करता हूं। बिहार की जमीन और पंजाब की जमीन का टेनेंसी रेट अलग अलग क्यों है? अगर एक कर दीजिए, मैं आपको एमएसपी देने के लिए, अभी दिलवाने के लिए अभी तैयार हूं। मैं स्वामीनाथन कमेटी के बातों की, संदीप जी मैं बात पूरी कर लूं फिर आपकी बात सुनूंगा। आपकी पूरी बात सुन ली। देखिए क्या है, आपको यह भी नहीं पता होगा देश में कितना किसान क्रेडिट कार्ड है और केसीसी किसने शुरू किया था। जो क्रेडिट का रेशियो है 350%, 350। सुन लीजिए नेताजी, सुन लीजिए ना। नहीं पता होगा ना आप अरे भाई, इस पे ज्ञान पे चैलेंज मत करो किसी को भाई, चाहे विनोद जी और संदीप जी, ज्ञान पे चैलेंज मत करिए। ये इस डिबेट को बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है, इसको विवाद का विषय मत बनाइए प्लीज। नो सुधीर चौहान, संदीप त्रिपाठी, ओके। बोलिए विनोद आनंद जल्दी से कंप्लीट करिए, बोलिए। बताइए केसीसी कितने हैं? सिर्फ बहस करने से नहीं होगा। अरे भाई, प्रश्नावली नहीं चला रहे हैं हम डिबेट को बढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली नहीं चला रहे। विनोद आनंद कंक्लूड करिए जल्दी से। आप अगर बेकार के आंकड़े रखिएगा तो मुझे करेक्ट करना जरूरी है, वरना मैं मीटिंग में क्यों बैठा हूं आपके यहाँ? बोलिए। आप उलूल जुलूल बातें करके झूठे आंकड़े रखिएगा। ऐसा है कि 41 मेगा फुट, देखिए आपने केसीसी का आंकड़ा दिया है और आप एक भी आंकड़ा झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आंकड़े को जाकर सुपरसीड मत कीजिए चीजों को। आपके आंकड़े में थोड़ी मानूंगा। आप 16% का जीडीपी का पार्ट है नहीं अभी है, आप जो 30% से हुआ करता था। नीति आयोग हैं क्या? आप कौन आप नीति आयोग नहीं, तो आप भी नीति आयोग नहीं। आप बताओ जीडीपी में कितना परसेंट है जीडीपी में अभी कंट्रीब्यूशन? मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ उसको चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, गलत होगा तो कर लीजिए। हमने केसीसी की बात ही नहीं करी या क्रेडिट कार्ड की बात ही नहीं करी। आप हमारे आंकड़े को झूठा नहीं बता सकते। आप अपना आंकड़ा बताइए। बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है सुधीर चौहान, मेरे पास वक्त नहीं, खत्म करना पड़ेगा। उनको सुनिए ना, सुधीर चौहान सुनने। विनोद आनंद बोलिए। विनोद आनंद डिरेल मत होइए, अपनी बात रखिए। आपसे ज्यादा तेज आवाज में मैं बात कर सकता हूँ। आप सभा की, आप जो बैठक हो रही है, आप जो बातचीत हो रही है, उसकी मर्यादा को बना के रखिए। क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? विनोद आनंद गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा नहीं। की बात करने वाले लोग हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। आप लोगों की वजह से किसान का यह हाल है। अपने आप को, अपनी सोच को ठीक कीजिए पहले। अरे भाई, सोच पे हम चौधरी साहब की बात पे चर्चा कर रहे हैं, सोच के मतलब ही नहीं है। जिसको बनाया 24 चल रहे हैं, 17 में अभी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में कितने? मैं कांग्रेस के साथ 41, 41, उत्तर प्रदेश में 40। अरे पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के आप हैं क्या? किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? किसान पूरे भारत में है, किसान पूरे भारत में है। अरे किसान पूरे भारत में है। 41 मेगा फूड पार्क है, 41 मेगा फूड पार्क है। कान खोल करके सुनिए, आप सुनिए कान खोल करके। नहीं, ठीक है संदीप त्रिपाठी, नो, ये तरीका नहीं है ना।
संदीप त्रिपाठी, ये तरीका नहीं है, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी के लोग आपके ये तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, पूरे भारत की बात करनी है तो मेरे से कीजिए। हेडमास्टर हूँ। आप हेडमास्टर हैं क्या? फिर आप प्रिंसिपल हैं क्या? हमने आपको कहा। आप क्या कह रहे हैं? फिर क्या बात कर रहे हैं? आपस में चर्चा मत करो भाई, आपस में चर्चा मत करो, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आवाज बंद करिए। मैं जो हूँ, जो मुझे मालूम है, अगर आपको आंकड़े नहीं मालूम हो तो जनता को बरगलाइए मत, झूठ मत बोलिए जनता से। देश से झूठ बोलते आए हैं आप, देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। देश से, समाज से और अपने आप से तो झूठ मत बोलिए कम से कम। अगर आप किसान के बेटे हैं तो अपने आप से झूठ मत बोलिए। अरे विनोद जी, कुछ काम की बातें कर लीजिए। विनोद जी, काम की बातें कर लीजिए कुछ। विनोद जी, आप सुनना चाहेंगे तब तो बोलिए। 2013-14 में क्या था और अभी वर्तमान में 2024 में क्या है, उसका आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि क्या व्यवस्थाएं बदली है। उसके लिए आप अलग से कार्यक्रम रख लीजिएगा दुर्गेश जी, अभी आपके पास समय सुनने का नहीं होगा। या तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, जैसे आपने इनको 5 मिनट दिया तो मैं बता पाऊंगा। आधे मिनट में आपको क्या व्यवस्थाएं बदली है वो सारी नहीं बता पाऊंगा। शुरुआत मैंने की थी कि सिर्फ और सिर्फ 1,09,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट होता था उसके पैसे किसान को दिए। आज की तारीख में कंप्रेस्ड बायोगैस खरीदा जा रहा है। गोबर जो वेस्ट था, आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन सीरियल से ज्यादा है। पल्सेज आज की तारीख में 3 गुना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हम विदेश पे निर्धारित नहीं है, हम विदेशों के ऊपर आज की तारीख में मोजाम्बिक और कनाडा से खरीद नहीं रहे हैं। तो जो बदलाव हुए हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और वो आपको वोटों में परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र में आप हार गए। विनोद जी, हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक प्रताप सिंह से एक अंतिम टिप्पणी मैं लूंगा। ठीक है संदीप, अब समय नहीं है, ओवर हो चुका, टाइम ओवर हो चुका। अभिषेक प्रताप सिंह, अभी विनोद आनंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, कुछ समय व्यर्थ हो गया आपस में तू मैं वाली चर्चा में। वो ऐसी चर्चा हम चाहते भी नहीं और वक्ताओं से भी हम अनुरोध करेंगे कि दोबारा मेरे कार्यक्रम में आए तो कृपा करके लड़ाई झगड़ा ना करें। बहुत आराम से मैं चीज़ों को चलाता हूँ, मेरा अनुरोध है। मुझे दुख हुआ आज के चौधरी साहब के जन्मदिन पर इस तरह की बातें होने लगी, बहुत अच्छी बात नहीं है। अभिषेक प्रताप सिंह, अभी हार्टिकल्चर की बात की और आप हार्टिकल्चर के ही एक्सपर्ट हैं ज़्यादा, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जल्दी से बस अंतिम टिप्पणी, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। विनोद जी ने सही बात कही है कि हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सारे बदलाव, जैसे बहुत सारे फ्रूट की बात की। आज के फ्रूट में अगर आप मैंगो की बात कर ले, हमारा आम अमेरिका से लेकर बहुत सारे विदेशों में आज अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। हमारे यहाँ आम का बहुत अच्छा मेगा फूड पार्क आम का मेला लगता है। वहाँ पे देखिए बहुत सारी नई वैरायटी आम की डेवलप हुई हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IRI में जाके बहुत सारी जो आम की वैरायटियां विकसित हुई हैं उनको जाके देखा था और उनको प्रोत्साहन दिया है। तो देखा जाए तो आज के दिन में हार्टिकल्चर सेक्टर में बात की जाए तो आजकल हम लोग किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे अमेरिका। आज हमारा आम या हो या अन्य हमारे जो फल है एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। इस वादे के साथ इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं कि चर्चा इस पर होगी क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे मोड पर हमने कार्यक्रम को, ऐसे नोट पर इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें विनोद आनंद कहना चाह रहे थे, चूंकि थोड़ा समय व्यर्थ हो गया, चौधरी साहब से माफी के साथ में इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। नमस्कार।